जी मैम। ओके बच्चे, मैं अभी देख लेती हूँ पार्टिसिपेंट जो हैं। दो सेकंड वेट करें बच्चे। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, सो आपका जो शॉर्ट सर्किट ये है, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर टू मेन पर्पस। सबसे पहला आपका पर्पस होता है कि हमने डायमेंशन जो है बस बार की वो डिटरमिन करनी है। दिस वेरी सेकेंड पर्पस इज इंटरप्टिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। जो भी हम सारा करते हैं, हम शॉर्ट सर्किट स्टडीज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों में एक टर्म है जो बारहा यूज़ होती है, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। अब शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी हमेशा याद रखिए, ये हमेशा यूज़ होती है दो चीज़ें देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको जानना हो कि आप एक पावर सिस्टम ले डाउन करें एंड यू नीड टू नो द स्पेसिफिकेशंस ऑफ बस बार, कि आपको कौन सी बस बार की क्या स्पेसिफिकेशंस रखी हैं, हाउ मच लेंथ वी आर रिक्वायर्ड टू add into the power system, how much the area we need in case of bundled conductors or bus bars। ये सारी चीज़ें, लेंथ, एरिया, सर्कुलर जो भी उसका स्फेरिकल एरिया है, सारा कुछ जो है ये आपको डायमेंशंस या आपको इसी से पता चलेंगी आपकी जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है। सिमिलरली द वेरी सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज ऑफन यूज्ड फॉर शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी इज वी गेट टू नो अबाउट द इंटरप्टिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि आपके सर्किट ब्रेकर की इंटरप्टिंग कैपेसिटी आपको कैसे पता चलेगी, जब आपको शॉर्ट सर्किट करंट पता चलेगा। ठीक है, सो अभी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें कि व्हाट इज़ बेसिकली इंटरप्टिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ऑलरेडी, और अगर नहीं भी पता तो लफ्ज़ी तर्जुमे से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इंटरप्टिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर का क्या मतलब है। मैम सर्किट ब्रेकर एक्चुअली हमारे पास ट्रिपिंग हो रही है ना, मतलब ऑन ऑफ हो रहा होता है। तो अगर वो ऑन स्टेट में तो उस पे कितना करंट आ जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट करंट आएगा कि वो ऑफ कर जाए। तो ये उसकी इंटरप्टिंग कैपेसिटी है कि जो वर्क वो कर रहा हो वो उससे जो है ना मतलब हट के कुछ कर ले, इंटरप्ट आ जाए उसमें। तो ये उसकी कैपेसिटी होगी, जो मैक्सिमम करंट या वट एवर जिस किस्म का भी फॉल्ट आ रहा हो, तो कितनी उसकी कैपेसिटी है ओके, कि वो उसको बियर कर सकता है। अगर वो अपने स्टेट चेंज कर ले तो इट मीन्स कि वो उसकी इंटरप्टिंग कैपेसिटी है, वो पॉइंट। ठीक है। आप में से आई थिंक रोल नंबर 16 ने हैंड रेज किया था, आप प्लीज़ बोल सकते हैं। Okay. So interrupting capacity basically is the maximum limit of the current that your circuit breaker, ये अमीर हमजा ने बिल्कुल सही बताया कि जो भी आपका सर्किट ब्रेकर मैक्सिमम जो आपका करंट हैंडल कर सकता है, that is interrupting capacity. The maximum it can bear, the maximum it can withhold, that is interrupting capacity of the circuit breaker। आपकी जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है, अच्छा दो वर्ड्स डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, बट याद रखिएगा दोनों सेम जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, नोटेशन सिर्फ डिफरेंट है। आप इसको शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे ये हुआ है कि एस फॉर शॉर्ट, सी फॉर सर्किट, सी फॉर कैपेसिटी,
यहाँ पे ये डबल कैपेसिटी लिखा हुआ है, तो ये 2 दफ़ा कैपेसिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, या हम इसको शॉर्ट सर्किट एमवीए भी बोलते हैं। सो किसी भी जगह पे शॉर्ट सर्किट एमवीए एट बस के इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूला को सब बच्चे गौर से देखें, √3 टाइम्स वी एल के आई के एफ इंटू 10⁻³ एमवी। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये इक्वेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपको √3 नज़र आए, दिस √3 फॉर श्योर ये कहाँ से आता है? ये जब सिंगल फेज में तो ठीक है, जब आप 3 फेज सिस्टम्स में जो है वो आते हो और लाइन टू लाइन और फेज वोल्टेजेस की अलग अलग बात होती है, ये अक्सर जो आपका √3 आता है जब आप कन्वर्जेंस करते हो लाइन टू फेज, फेज टू लाइन जाते हो, तो ये √3 का फैक्टर जो है वो वहाँ पे लाजमी आता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप अपना एसी जो वोल्टेजेस होती हैं आप उनकी एवरेजिंग कंसिडर नहीं कर रहे होते हो, आप उनकी रूट मीन स्केयर ले रहे होते हो। सो फॉर दीज रीजंस ये जो है ये हमारे पास होता है। सो वी एल के हमारे पास क्या है, आई के करंट है, 10⁻³ का फैक्टर क्यों है, कैसे आया है, और ओवरऑल आपकी जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है वो आपके पास आ जाती है एम। ठीक हो गया। सो हम इसको सारी टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये 10⁻³ क्यों आ गया, बट ये चीज़ आपने याद रखनी है कि शॉर्ट सर्किट करंट जो है इट इज़ बेसिकली √3 टाइम्स वी एल के आई के एफ। ये एफ से जाहिर है आपको समझ भी लगी होगी कि दिस इज सम करंट विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू फॉल्ट। ठीक है, आप फॉल्ट स्टडीज हम चुके कर रहे हैं तो सारी चीज़ें देखेंगे। सो आपकी वी एल के है, दैट इज़ लाइन टू लाइन वोल्टेज। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन किलो वोल्ट्स। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? अगर कहीं पे इंटरप्शन होती है, कहीं पे मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती, काइंडली मुझे बता दीजिए। जी ठीक है मैम। ओके, सो लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है उसको हम बी एल के से एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली टेकन इन किलो वोल्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है 2 वोल्ट्स है, तो इट वुड बी बेटर आइडिया इफ़ यू कन्वर्ट दोज 2 वोल्ट्स इनटू किलो वोल्ट्स। ठीक है, उसको किलो वोल्ट्स में कन्वर्ट करके लिखें। आई के एफ इज़ एक्सप्रेस्ड इन एम्पेयर्स। ऑब्वियसली ये एक करंट है हमारे पास। ठीक है, करंट भी वो स्पेसिफिकली देखिए कि हम अपना सारा एनालिसिस, हमने अपना सारा जेनेरिक एनालिसिस जो है उसको स्टार्ट किया है के एफ बस के लिए। हमने सपोज की थी बहुत स्टार्ट में कि बस जो है लेट सपोज हमारी बस जो है वो के एफ बस है, तो आई के एफ जो है दैट इज करंट इन दैट के एफ बस। एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्ट करंट। ठीक है, जब हम फॉल्ट करंट्स निकालते हैं V1F V2F, तो F जो है वो बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है फॉल्ट करंट्स, यानी स्पेसिफिक सिचुएशंस को, ऐसे स्पेसिफिक सिनेरियोज को जब आप फॉल्ट स्टडीज करते हो। सो सिमेट्रिकल थ्री फेज फॉल्ट करंट, अगर मैं इन जेनेरिक अगर मुझे सिमेट्रिकल थ्री फेज फॉल्ट करंट निकालना है पर यूनिट में, तो दैट विल बी आई के एफ इज इक्वल टू वी के ज़ीरो ओवर एक्स के। सो मैं चाहती हूँ कि मुझे सब बच्चे मिल के बताएं कि ये वी के ज़ीरो क्या है। व्हाट इज दिस वी के ज़ीरो? मैम जब इनिशियल फॉल्ट जब इनिशियल हमारे पास वोल्टेज। इनिशियल स्टेज पे आ रहे होते हैं तो उस टाइम जब वोल्टेज होता है ये वो वाली वोल्टेज है। ठीक है, मीर हमजा के अलावा बाकी बच्चे कहाँ है? बाकी मैम स्टूडेंट्स ये क्लास? इनिशियल मैम जी जी मैम, ये बिल्कुल मैम ये इनिशियल वैल्यू इनिशियल जब आप दे वोल्टेज रहे होती है होते बेसिकली फॉल्ट से वोल्टेज पहले आती जीरो है। जैसे। ठीक है, फॉल्ट से पहले आती है, और इसके अलावा कोई अटेंडेंस लगवानी है या नहीं लगवानी है? मैम कैद बस की इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, रोल नंबर 16 आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, तो फरमा दें कि क्या कहना चाह रहे हैं। हम्म, समझ नहीं आ रही आपको कुछ? अभी मुझे नहीं पता कि आप कुछ पूछना चाह रहे हो कि आप कुछ आंसर करना चाह रहे हो। कंफ्यूजन क्लियर करें बोल के अपनी। ठीक है, ओके। So this Vk0 is the voltage at kth bus, and this zero is representing the initial voltages. अच्छा, हम इनिशियल वोल्टेजेस क्या लेते हैं? फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये 2-3 बच्चों से ही मुखातिब होकर क्लास ले लेती हूँ। मीर हमजा, आप बताएंगे इस जीरो का क्या मतलब है? मैम इनिशियल स्टेज पे जो वोल्टेज हमारे पास होती है वो 1+0 J होती है, जो फ्लैट स्टार्ट हम ले रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है,
मैम इसी को प्री फॉल्ट वोल्टेज भी कहते हैं ना? इसको बिल्कुल प्री फॉल्ट वोल्टेज भी कहते हैं। रोल नंबर 74, आप हमें बताइए। अमीर हमजा ने 1 प्लस 0 जे का बताया, काइंडली एलेबोरेट दिस पॉइंट। इसको हम क्यों 1 प्लस 0 जे लेते हैं? अच्छा, ये जितने बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, स्पेसिफिकली जिनको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो आप जान लीजिए कि ये मैं आपकी एब्सेंट मार्क करती जा रही हूँ। आप क्लास पार्टिसिपेशन नहीं होगी, मैं आपको एब्सेंट ही कंसिडर करूँगी। मैम वो जो मैं स्टार्ट में हम वोल्टेज देते हैं ना, तो वो होता है 1 + j 0। तो ठीक है, ये एंगल जो है वो 0 होता है और उसका मैग्नीट्यूड हम 1 ले लेते हैं पर यूनिट। तो स्टार्ट में फ्लैट स्टार्ट वोल्टेज ये है। रेफरेंस बस के अलावा जो दूसरी बसेस होती हैं उनकी इनिशियल यस मतलब मैम। कि रोल नंबर फ्लैट 67, वोल्टेज। रोल नंबर 67। यस मैम। हाँ जी, एक्सप्लेन करें 1 + 0 जे को फ्लैट स्टार्ट क्यों लेते हैं हम? मैम जब हमारे पास मतलब वैल्यू गिवन नहीं होती तो उस केस में मैम हम 1 + 0 जे लेते हैं, मतलब रेफरेंस बस के अलावा जो बसेस होती हैं उनकी। ठीक है। एहतशाम खान, रोल नंबर 21। जी मैम। मैम ये फ्लैट स्टार्ट मेथड से हम करते हैं जब हमारे पास वोल्टेज गिवन ना हो, तो ठीक हम है। फिर अपनी तरफ से ये एज्यूम करते हैं। अच्छा, 1 + 0 जे का क्या मतलब है? 1 क्या है, 0 जे क्या है? मैम ये वन जो है ना इसकी मैग्नीट्यूड है, प्लस J0 एट द एंगल ऑफ जीरो। ओके। रोल नंबर 28, आप बताइए 0 जे क्यों लिया जाता है हमेशा? यस मैम। 0 जे क्यों लिया जाता है हमेशा? मैम वो एंगल लेना पड़ता है ना जब हम हमजा कहाँ बैठे हैं? मुझे लग रहा है कि पता नहीं, आप इतनी आवाज़ जो है वो एको होके वापस आ रही है। मैं वो एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी में, इस वजह से वो स्पीकर में। ये तो हरकतें आपकी हैं। ड्राइव कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कभी बाजार घूम रहे हैं और फिर मैम वो एक्चुअली हाला है कि उनको वापस जाना था तो उनको उतारने आया वो तो। आप ऐसा करें, फिर आप अटेंडेंस लगवा के फिर आप तशरीफ ले जाएं, क्या फ़ायदा फिर, है ना? नहीं मैम मैं सुन रहा हूँ आपका लेक्चर। ठीक है, सुनते रहें और क्लास में प्रेजेंट रहें। ओके मैम। चलो, रोल नंबर 25। यस मैम। हाँ जी, आप मैम जो बताइए। 1 है ना वो रियल पार्ट के लिए, और जो हाँ, J के साथ 0 वो एंगल के लिए, ठीक हो गया, या इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। सो एंजॉय करें लेक्चर को, समझ आ रही है आपको? यस मैम। हाँ, काफ़ी अच्छी समझ आ रही है यस मेरे मैम आ ख्याल रही है से। समझ। ठीक है, ओके। चलें, दिस VK0 is basically the initial voltages at kth bus। अच्छा, ये XKK क्या है? व्हाट इज दिस XKK? मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि समहाउ आप लोग ये चीज़ें कर चुके हुए हैं, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, मैम डिफरेंट। म्यूचुअल रिएक्टेंस से रिएक्टेंस है ना मैम, हाँ, ठीक है, बसेस के दरमियान जो रिएक्टेंस होती है वो है मैम। बिल्कुल। मतलब K है ना, तो लेट सपोज अगर K2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा X22, अगर K3 हो जाएगा तो ये X33 है। अभी हम थोड़ा सा आगे इसको करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये असल में ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक है, सो सिंपल सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट करंट है इन पर यूनिट, दैट इज बेसिकली गिवन एज IKF इज इक्वल टू VK0 ओवर XKK। दिस मेक्स इक्वेशन 9.2। सो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सेम चीज़ें जो हैं वो असल में नेक्स्ट स्लाइड में है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि VK0 इज़ द पर यूनिट प्री फॉल्ट बस वोल्टेज। वी आर एक्चुअली एज्यूमिंग all the pre-fault bus voltages to be taken as 1 + 0 j through flat start। ठीक है, XKK हमारा पर यूनिट रिएक्टेंस है एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट। ठीक है, अभी हम फॉल्ट के साथ भी उसको जो है वो रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ पे एक तरफ हम इम्पिडेंस मैट्रिक्स की जो भी
सारी स्टडीज़ करें, साथ ही साथ हम अपना बैलेंस फॉल्ट एनालिसिस भी करें। सो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लेट्स सपोज कि हमारा kth बस पे फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है या जिस भी किस्म का फॉल्ट है। लेट्स सपोज kth बस पे, अब k कुछ भी हो सकता है, k कैन बी 1, k कैन बी 2, k कैन बी 3, ठीक है, जहाँ पे भी आपका फॉल्ट आया। तो लेट्स सपोज k अगर 2 हो जाएगा तो v2 ऑफ 0 हम फ्लैट स्टार्ट से 1 + 0 j लेंगे। इसी तरह x k है, इट इज़ द पर यूनिट रिएक्टेंस एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट, एग्जैक्टली आपका जहाँ पे फॉल्ट आया है उस जगह पे आपका जो भी आपकी रिएक्टेंस होगी दैट विल बी टेकन एज एक्स के, ठीक है। सो इन आर वेरी स्पेसिफिक, इन दिस वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन और इन दिस वेरी स्पेसिफिक लेक्चर वी आर एक्चुअली नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंसेस। हम सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंसेस को कंसिडर कर रहे हैं, वी आर इग्नोरिंग द रेजिस्टेंस एंड वी आर अस्यूमिंग बेसिकली कि इन आर स्पेसिफिक केस जो आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो आपकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी है आपके सिस्टम की, वो एक्चुअली आपके सिस्टम को डोमिनेट कर रही है, ठीक है। सो कीपिंग असाइड दिस रेजिस्टेंस वी आर ओनली मैम स्टडिंग। जी 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 बेटा। मैम फ्लैट स्टार्ट वोल्टेज जैसे हम ले रहे थे, इनिशियल वोल्टेज ले रहे थे, तो उसमें मैम जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू थी उसको हमने जीरो कंसिडर किया था। तो इसका मतलब ये है हम जो रिएक्टेंस वाला यानी इंडक्टेंस वाला पार्ट है उसको जीरो कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट को ले रहे हैं, ऐसे ही है ना नहीं मैम? नहीं नहीं नहीं, वो आपकी वोल्टेज है, दैट इज सम। आप क्या कर रहे हैं कि आप दो डिफरेंट चीज़ों को मिक्स अप कर रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका जब सिस्टम जो है उसमें टोटल आपकी रेजिस्टेंस जो है वो काउंट होती है। अगर आपका प्योरली रेजिस्टिव जो है वो सर्किट है, आपकी इंडक्टिव जो प्रॉपर्टी है उसमें वो ज़ीरो होगी, आपकी कैपेसिटिव प्रॉपर्टी ज़ीरो होगी। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू कि आपका जो भी इंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो भी कैपेसिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वजह से ही आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव जो इमेजिनरी एक्सिस है और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है उस पे आना शुरू होती हैं। बट यहाँ पे अभी जो आप वोल्टेज की बात कर रहे हो ना, वोल्टेज में 1 + 0 j, 1 उसका मैग्नीट्यूड है, 0 उसका एंगल है, दैट इज नथिंग टू डू विद ये जो आप इमेजिनरी की बात कर रहे हो ना। अभी इस स्पेसिफिक सिचुएशन में मैं ये नहीं कह रही कि मेरे सिस्टम में रेजिस्टेंस नहीं होगी, वो बिल्कुल होगी, और रेजिस्टेंस होगी और रिएक्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस का स्केयर प्लस रिएक्टेंस का स्केयर और स्केयर रूट जब लेंगे तब ही मेरी इम्पिडेंस होगी। ओवरऑल मेरा सिस्टम जो है उसमें ना तो सिर्फ रेजिस्टेंस होगी ना तो सिर्फ रिएक्टेंस होगी, उसमें इम्पिडेंस होगी, ठीक है, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का, ठीक है। यस मैम। बट अपनी आसानी के लिए जब आप कहते हो ना कि आपको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करके उसको स्टडी करना है तो आप बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हो। लेट्स सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज अभी आपका कोई अभी तो वैसे फाइनल सेमेस्टर में आपके पास कम कोर्सेज हैं। जब आप पहले सेमेस्टर्स में होते थे लाइक 5th 6th में, उसमें आपके पास 5 6 कोर्सेज होते थे। लेट्स सपोज आपके 3 कोर्स ऐसे हैं जो 3+1 क्रेडिट आवर्स के हैं। आपको दो कोर्स ऐसे मिल जाते हैं जो 1+1 या 1+0 क्रेडिट आवर्स के होते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा फोकस किन वाले कोर्सेज पे करेंगे? आप कहते हो मुझे अपना जीपीए इम्प्रूव करना है, तो ठीक है, मुझे 3+1 जो कोर्सेज हैं मुझे उन पे कंसंट्रेट करना है, 1+1 या 1+0 पे नहीं करना। मैं आपको बताऊं, अगर आप वो 1+1 के कोर्स में A ग्रेड ले लेते हो, 3 वाले में आपका अच्छा ग्रेड नहीं आता तो आपका जीपीए ड्रॉप हो जाएगा। ऐसा ही है ना? यस मैम, ऐसा ही है। हाँ, तो अभी आप क्या कर रहे हो, आपके सिस्टम में बिल्कुल रेजिस्टेंस है, सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन आप एक स्पेसिफिक चीज़ का बिहेवियर अपने सिस्टम पे देखने के लिए सिर्फ उसी को कंसिडर कर रहे हो, बाकी चीज़ें आप इग्नोर करो, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमें एक मिनिमम सिस्टम इम्पिडेंस मिलती है। ऑब्वियसली हमें मिनिमम, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिलता है तो इम्पिडेंस बनती है। यहाँ पे वो आ क्या है ना इम्पिडेंस पे, कि आपकी जो मिनिमम इम्पिडेंस आपको मिलती है, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर वाला पोर्शन है वो आपने ज़ीरो किया हुआ है, ठीक है। तो आपको कम से कम इम्पिडेंस अपनी मिलेगी ताकि आपका जो सिस्टम है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करे। देखें, हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी होती है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना कि ठीक है, अगर लेट्स सपोज कोई चीज़ है, कोई आपके सामने कोई मैटर है डिस्क्लोज हुआ है और आपको उस पर कुछ डिसीजन लेना है, तो आप सारी एक्सट्रीम सोचते हो, आप मैक्सिमम
एक्सट्रीम्स पे जाते हो। अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो जाएगा, सही है। सो सेम चीज़ जो है हम यहाँ पे इम्प्लाई करते हैं कि हम अपने सिस्टम की इम्पोर्टेंस को मिनिमम करते हैं। देखें, आपके पावर सिस्टम में किसी भी वक्त कोई भी ख़राबी आ सकती है। आपके पावर सिस्टम में फ्लक्चुएशंस और फॉल्ट्स किसी भी किस्म के आ सकते हैं। तो किसी भी किस्म में कम से कम इम्पिडेंस भी है और किसी भी किस्म में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पिडेंस भी है। किसी भी वक्त ऐसा होता है कि कम से कम करंट फ्लो करे आपके सिस्टम में, किसी भी वक्त ऐसा होता है ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करे। सो कम करंट का प्रॉब्लम नहीं है। सर्किट ब्रेकर आपने लगाए हुए हैं, कम करंट्स को तो वो प्रोटेक्ट कर ही रहा है। The problem lies with larger currents. The problem lies with extreme currents. ठीक है, उसके लिए आपको सर्किट ब्रेकर देखने हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि अच्छा कम से कम या थोड़ा सा उससे ज़्यादा 2 या 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर ही जाएगा मेरे सिस्टम में से, तो उतनी रेटिंग का जाके सर्किट ब्रेकर जो है वो ला के ख़रीद के पावर सिस्टम में लगा लिया। अब मैक्सिमम वाला हो गया जी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बुरे वाली कंडीशन हो गई कि वो 5 एम्पेयर फ्लो कर गया, तो वो जो आपने सर्किट ब्रेकर लगाया है ना वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा, साथ में आपका सिस्टम भी उड़ेगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको और आप सोचते ही रह जाएंगे कि हमने ब्रेकर लगाया हुआ था, ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए रेटिंग को माइंड में रखना ज़रूरी है और ना सिर्फ रेटिंग को, एक्सट्रीम्स जो है ना वो अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। That is one of the major one of the major reason why we actually neglected the resistance and we have only considered the inductive reactance, ताकि हमें पता चले कि मिनिमम भी अगर रिएक्टेंस मिनिमम भी हो जाती। देखें, जब रिएक्टेंस आपके सिस्टम में कम तरीन लेवल्स पे आ जाती है ना, वही वो टाइम होता है शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट क्या है कि आइडियली शॉर्ट सर्किट में आपके पास इनफाइनाइट करंट फ्लो कर जाता है, ठीक है। सो वो सिचुएशन होती है कि जब आपका ये वाला जो रिएक्टेंस है ये कम तरीन दर्जे पे होता है, आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करता है और आपकी हर चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, जल जाती है जो भी है। तो हमने अपने सिस्टम की इम्पिडेंस को मिनिमम करके देखा कि क्या पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम फॉल्ट करंट की। सबको क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया मैम, थैंक यू। ओके चलें। सो आगे चलते हैं। बेस करंट इज गिवन बाय आई बी इज इक्वल टू, ये बड़ा जेनेरिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। आई बी इज इक्वल टू एस पी ओवर वी बी होता है। अभी जो कुछ आपको चेंजिंग्स नज़र आएंगी, एक तो ये 10⁻³ नज़र आएगा, नीचे √3 का फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि ये 3 फेज सिस्टम में आपको जगह जगह मिलेगा जब आप लाइन टू फेज और फेज टू लाइन वोल्टेजेस निकालते हो। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये 10⁻³ यहाँ क्यों आया? और पीछे भी जो आपका शॉर्ट सर्किट का फॉर्मूला था उसमें ये 10⁻³ था। आंसर करें। मैम वो केवीए में था ना, तो एमवीए में करने के लिए -3 करना पड़ा। ओके, रोल नंबर 53। बच्चे इन्होंने सही आंसर दिया है, एहसन बिलाल ने। बताएं, आपकी राय मांग रही हूँ मैं और आपको कोई शौक नहीं अपनी राय सामने रखने का। 53 39, रोल नंबर 39। यस मैम। आप बताइए। यस मैम, ठीक है। MBS सही है, आप एग्री करते हैं एहसन बिलाल के आंसर से? यस मैम। रोल नंबर 40। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मैम, वालेकुम सलाम। सही आंसर किया है बच्चे एहसन ने। हाँ जी मैम, सही किया उन्होंने। तो आप सब एग्री करते हैं एहसन के आंसर से? जी हाँ मैम। एहसन मुबारक हो, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। सबने एग्री कर लिया आपके साथ, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है ना? थैंक यू। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिए, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी वोल्टेजेस को किलो वोल्ट्स में ले रहे थे, तो इसलिए हमने उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए 10⁻³ लगाया था। और ऐसा क्यों किया था? फायदा क्या हो रहा है कि मतलब फिर आप लो ही ना, फिर आप वोल्टेजेस को फिर ले लो आप नॉर्मल वोल्ट्स में, क्या जरूरत है पहले? जी, यूनिट सेम रहने होते हैं ना, फिर हम इग्नोर एमवीए ना भी लिखे तो एंड में हम आंसर में मल्टीप्लाई करा के वो ला सकते हैं ना। अगर एक एग्जैक्टली एक चीज यहाँ पे एमवीए। हाँ, ये हम
चाहते हैं कि हमारी ये जो शॉर्ट सर्किट एमबीए जो है, अगर आप इसको एमबीए में ही चाहते हो और आप चाहते हो कि एक जेनेरिक आपके पास सिस्टम ओवरऑल फॉलो हो, तो उसके लिए हमने ये किया है। ठीक है, नहीं भी करेंगे ना तो बच्चे कोई वो उसमें मिस्टेक नहीं होगा। इन दैट केस आपको यहाँ पे यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि मैम जो नीचे ना नेक्स्ट पेज पे जो फार्मूला था उसमें ना नीचे वीबी है तो बेस वोल्टेज हमारे पास केवीए में होता है, जी तो 10 पावर 3 इसलिए मल्टीप्लाई करते ताकि वो उसके साथ कैंसिल आउट हो के हमारे पास आंसर उसमें आ जाए, एमवीए में आ बिल्कुल, जाए। एग्जैक्टली, वेरी गुड, आई एग्री। ठीक है, सो वेयर एसपी इज द बेस वोल्टेज इन एमवीए एंड वीबी इज द लाइन टू लाइन बेस वोल्टेज इन किलो वोल्ट्स। सो आपका जो फॉल्ट करंट अगर आपको एम्पेयर्स में निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, आई के फॉल्ट करंट इन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय आई बी। अच्छा बच्चे यहाँ क्या किया है, बड़ा इनिशियली मैंने आपको बता दिया था कि स्टार्टिंग जो हमने फॉर्मूलाज की थी ना वो पर यूनिट से की थी। अभी मैं मुझे